हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोलेट स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था, उसमें क्या विशेषताएं थी, क्या उद्देश्य था उसका, और ये कब आया और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को इंग्लिश में हम दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके आने की मुख्य वजह थी दोस्तों इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने बताया, उसे जाकर देख लीजिए। इजारेदारी व्यवस्था जब थी तो उससे पहले उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में भारत में गवर्नर जनरल बन के आए। जब वो आए तो उससे पहले इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे डंडास, और वहाँ की जो बोर्ड ऑफ कंपनी थी उन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि इजारेदारी जो व्यवस्था है उसकी कमियों को दूर करने के लिए कोई और एक विधि लाई जाए, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि भू राजस्व नीति बनाई जाए, जिससे कि क्या हो, इजारेदारी व्यवस्था की जो खराब नीतियां हैं उससे आगे निकला जा सके और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हुआ क्या दोस्तों, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में यहाँ आए तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभापति थे उस समय डंडास, और प्रधानमंत्री थे पिट्स। तो इनके सहयोग में थे जॉन शोर और जॉन चार्ल्स ग्रांट। इन लोगों ने मिलकर एक भू राजस्व नीति बनाई, और उससे क्या किया कि 1790 में जमींदारों से आपसी समझौता किया उस भू राजस्व नीति का सिर्फ 10 वर्षों के लिए 10 वर्षों के लिए किया था। लेकिन 22 मार्च 1793 को क्या हुआ, वो नीति क्या कर दी गई, अस्थायी कर दी गई। बात करें दोस्तों इस नीति के आने का उद्देश्य क्या था, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें दोस्तों तो जमींदार वर्ग, ऐसा वर्ग जो सामाजिक आधार का कार्य करे। कहने का मतलब है दोस्तों कि कंपनी क्या चाहती थी कि हम ऐसे वर्ग को तैयार करें जो क्या करें कि हमारे लिए काम करें, हमारे लिए सामाजिक आधार का निर्माण करें, जो हमारे कहने पे चले, जो हमारे कहने पे दौड़े। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें नियंत्रण। जमींदार वर्ग, नियंत्रण और आय वृद्धि, इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिला के बात करें तो वो एक ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे जिससे क्या हो कि ऐसा वर्ग जो थोड़े हिस्सा प्राप्त करके संतुष्ट हो जाए। यानी कंपनी चाहती थी कि ऐसा वर्ग बनाओ, किसी एक आदमी को इतना खुश कर दो कि वो जब वो खुश हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक अपने निचले स्तर वाले लोगों को क्या करेगा, नीचा दिखाना शुरू करेगा और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम लेगा, और काम होने के बाद क्या होगा कि जो आय होगी उसे क्या होगा कि हमें फ़ायदा होगा। तो यही काम किया अंग्रेजों ने कि फूट डालो और नीति करो की नीति अपनाई थी, और यहाँ वो साफ साफ झलक रहा है। ऐसा वर्ग जो क्या कर सके, थोड़ा ही हिस्सा प्राप्त कर सके, और उससे क्या हो कि वो वर्ग खुश हो जाए, और खुश होकर इतना काम करे कि हमें आमदनी ज़्यादा हो। बात करें दोस्तों इस नियम की विशेषताएं क्या थी, तो इसमें कर दिया गया था अस्थाई मालिक। यानी कि जो जमींदार था वो क्या था, वो तो पहले से ही क्या था, जमींदार था, वो पैतृक रूप से जमींदार था। तो जो भूमि या खरीद या बेचने का सिस्टम था वो किसको दे दिया गया, जमींदार को दे दिया गया। यानी कि इसमें किसान का कोई महत्व नहीं था, उसका काम सिर्फ इतना था कि वो जितना हो सके खेती कर सके, एक ऐसी खेती करे जिससे कि सिर्फ व्यापार हो। यानी कि अंग्रेज यहाँ पर कृषि सुधार के लिए तो आए नहीं थे, वो क्या करते थे, ऐसी फसलों का उपजाऊकरण करवाना चाहते थे, जैसे कपास हो गया, नील की खेती हो गई। नील की खेती दोस्तों उसी के विरोध में आए थे महात्मा गांधी जी, वो बाद में बात करेंगे। वो चंपारण में आए थे। तो यही है दोस्तों कि जमींदार जो थे वो क्या हो गए, वो और भी शक्तिशाली हो गए। किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। किसान अब सरकार के पास नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि जो सारा हक था भूमि के रूप में वो किसे दे दिया गया था, वो जमींदारों को दे दिया गया था। जमींदारों को दे दिया गया था, तो जमींदार ही उनके क्या थे, दाता थे, यानी कि एक सरकार थे। किसान को जब भी कोई काम होता था वो कहाँ जाता था, जमींदार के पास जाता था। इसमें मेन चीज़ क्या थी दोस्तों कि 10/11 भाग क्या था, अंग्रेजों के लिए था, और 1/11 भाग जमींदारों के लिए। इसका मतलब समझिए, अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं
10 रुपये में से 9 रुपये क्या करना था, अंग्रेज़ों को देना था। यानी मान लीजिए किसानों ने 10 रुपये जुटाए खेती करके, तो उसमें से क्या था कि 9 रुपये देने थे अंग्रेज़ों को और बचा 1 रुपया किसको मिल जाता था, जमींदारों को। अब फिर से समझिए, यहाँ पे था मान लीजिए किसानों ने 20 रुपये जुटाए, उसमें से क्या हुआ कि अब जमींदार चाहे जितना कर उनसे वसूल सके। जमींदार चाहे तो उनसे वो 20 रुपये ले ले, 15 रुपये ले ले या 10 रुपये ले ले, लेकिन अंग्रेजों को कितना चाहिए था कि अगर 11 भाग है तो उसमें से 10 रुपये हमें दे दो, यानी 10/11, यानी 11वां का 10वां भाग हमें चाहिए और जमींदार को 1/11 भाग। इससे क्या हुआ दोस्तों कि अधिक वसूली, यानी जमींदार जब अधिक वसूली कर लेते थे तो जो अधिक वसूली थी वो अंग्रेज नहीं लेते थे, वो ज़मींदार का हो जाता था। इससे हुआ क्या कि किसानों को बहुत दबाव पड़ा उसमें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपसे 5 रुपये ही सिर्फ सरकार को देने हैं और बाकी बचे रुपए मैं लूँगा, इससे क्या होगा कि आप पे बोझ पड़ेगा। वही हाल यहाँ पे हुआ किसानों के साथ कि किसानों से अगर मैं ज़्यादा कर वसूलूँ तो वो मेरा हो जा रहा है, तो ज़मींदार को इसका फ़ायदा होने लगा और इससे वो क्या करने लगा, किसानों का शोषण करने लगा। तो यही थी इसकी विशेषताएं, यही था अस्थाई बंदोबस्त। यानी कि ज़मींदार को क्या कर दिया गया, अस्थाई मालिकाना दे दिया गया कि आप अस्थाई मालिक हो, और इसे तभी हटाया जा सकता था कि अगर वह इस नियम का पालन ना करे। यानी 10/11 भाग का वो हिस्सा अगर सरकार को नहीं देता है तभी उसे हटाने की प्रक्रिया चालू हो सकती थी, अन्यथा जमींदार ही क्या था, अस्थाई मालिक था। यानी ये परमानेंट सेटलमेंट हो गया था। क्यों? क्योंकि शुरू में तो 10 वर्ष के लिए था 1790 में, लेकिन 22 मार्च 1793 को क्या कर दिया गया, अस्थाई रूप से। यानी कि ये सरकार का एक तरह से कहें तो ये उनका ही नियम नहीं था, इनमें दोष किसका था, जमींदारों का भी था, क्योंकि ये जमींदारों के आपसी समझौते से हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अस्थाई बंदोबस्त समझ में आया होगा। और बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीच ही आता है। भूमि राजस्व नीतियाँ यही हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।